Good morning, dear students. Students, in today's class we discuss our next history topic, Quit India Movement. तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों होता है, इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने ये जो मूवमेंट शुरू किया, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, या आप ये कह सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन जो है ये कांग्रेस पार्टी ने जो पास किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, अभी तक क्यों नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूं तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी इसका टाइम पीरियड था 1939 से लेकर 1945 के बीच। इस दौरान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, जिसमें कि इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट कर रहा था, और इंग्लैंड के साथ साथ इंग्लैंड का सपोर्ट इंडिया भी कर रहा था, ठीक है। इन दिस इंडिया जो सपोर्ट कर रहा था इन द सेंस इंडियन सोल्जर्स को, जो आप कह सकते हो जो भारत के सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको यूज़ किया जा रहा था। तो इस चीज़ का फ़ायदा देखते हुए कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है और अभी इंग्लैंड जो है बिज़ी है इस वर्ल्ड वॉर में, तो हमें अब अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही टाइम आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो इंडिया के लिए हुई थी, कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया को छोड़ के चले गए थे, ठीक है। एक ये भी आप पॉइंट कह सकते हो। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीट एट बॉम्बे। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दो कि कहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है, बॉम्बे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने पास किया था अपने किस सेशन में किया था। एट बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है जी, कि क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन कब पास हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है, जहाँ पर कि ये बात कंफर्म कर दी जाती है कि अब हमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहिए। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो अगर हम चलाएंगे तो उस बिहाफ पे इंडिया से अंग्रेज देश छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है जी। तो दे पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ठीक है। सो स्टार्टेड विद नॉन वायलेंस मास स्ट्रगल अंडर गांधी जी लीडरशिप। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये गांधी जी के, आप कह सकते हो, नेतृत्व में, गांधी जी की अगुवाई के नीचे, ठीक है, पूरे इंडिया में मास लेवल पे शुरू हो चुका था। और इसके मेन लीडर उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ही थे। गांधी जी ने कहा कि ये सही समय है, अंग्रेज जो है हमारा इतना मिसयूज़ कर चुके हैं कि अब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने में पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमारे पास टाइम है। अंग्रेज खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं, ठीक है, उनके सारे रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हमें अंग्रेज़ों से लड़के आज़ादी लेनी चाहिए। लड़के इन द सेंस, गांधी जी कहते थे कि अपने को एकदम पीसफुली जो है मास स्ट्रगल करना है, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर डू और डाई का नारा दिया गया था। इसको वर्धा प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को, और इसे लीडरलेस रिवोल्ट भी कहा गया है। लीडरलेस रिवोल्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स, इस क्विट इंडिया मूवमेंट में तकरीबन पूरे भारत के लोग मास लेवल पे, मतलब कि मिलियंस ऑफ पीपल आप कह सकते हो, इस क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ आके जुड़े, और इसका कोई एक चेहरा नहीं था, बहुत सारे लीडर्स थे, ठीक है, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा था, जो वुमेन्स थी, औरतों का योगदान, बच्चों का योगदान, जो स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लोगों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया और वो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए। लेडीज़ बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कि वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। बॉम्बे में सोशलिस्ट पार्टी की अरुणा आसफ अली, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू और डाई का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, कि करो या मरो, अब तो हमें हर हाल में जो है अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है। अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑल्सो स्टार्टेड बाय जयप्रकाश नारायण।
तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये एक आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट लीडर थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आप कह सकते हो जो एक एक्सट्रीम लेवल पे फाइट लड़ रहे थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक्स करवाना, अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाना। ठीक है, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण अपने लेवल पे काम कर रहे थे। ऐसे ही मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया अरुणा असफ अली, तो इसमें जो वुमेंस की आप कह सकते हो मेन लीडर थी अरुणा असफ अली एंड उषा मेहता, ये अपने लेवल पे जो है मूवमेंट को लीड कर रही थी। और बिहार में राम मनोहर लोहिया जो है ये भी बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, सोशल लीडर थी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के नाम से दिल्ली में हॉस्पिटल भी है, तो ये वही राम मनोहर लोहिया हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपने स्टेट में बिहार में जो है बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि लगभग इंडिया के हर स्टेट से मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे लोग जो हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लीडर्स को, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ था। बहुत सारे ऐसे लीडर थे उस टाइम पर जिनको जेल भी हुई थी। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को दबाने की भी अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी, और बदले में बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी ये एक आप कह सकते हो एक एग्रेसिव मूवमेंट बन जाती है। मतलब कि जहां गांधी जी ने इसको शांतमय तरीके से नॉन वायलेंस पीसफुली स्टार्ट किया था, वहीं कुछ ऐसे एक्टिविस्ट लीडर्स थे अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, तो इन्होंने जो है आप ये कह सकते हो मास लेवल पे लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए, अपनी बात उठाने के लिए, ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पर लोगों को जो है सपोर्ट किया। और ये जो मूवमेंट है बाद में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि नॉन वायलेंट हो चुकी थी। ठीक है, जिस चीज़ को लेके गांधी जी ने जो है फास्ट किया था, गांधी जी अनशन पे चले गए थे 10 फेब से लेके 7 मार्च तक 1943 में। ठीक है, गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था, 21 डेज तक उन्होंने जो है ये अनशन किया था। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की क्विट इंडिया मूवमेंट जो रेजोल्यूशन पास होता है उसके बाद से ही अंग्रेज जो है हमारे देश को छोड़ने की अपने कुछ प्रस्ताव रखते हैं, उसके बाद ही अंग्रेज जो है हमारे देश को छोड़ने की कुछ बात करते हैं। जैसे कि क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन क्या है स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन कुछ नहीं था, एक अंग्रेज अफसर का नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट से भारत आता है और इंडिया आके कहता है कि मैं इंडिया को एक प्रॉपर डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कराने आ रहा हूँ। इंडिया की जितनी भी प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, मतलब जो भी अपने राज्य चल रहे हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो स्टेट्स अंग्रेज़ों के अंडर चल रहे हैं, उन सबको हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने आए हैं। बदले में आप इंडियंस, मतलब बदले में इंडियंस, ठीक है, या हम लोग अंग्रेज़ों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करें। बदले में इंडियंस जो है, मतलब इंडियन पीपल भी जो है, इंडियन मासेस अंग्रेज़ों को सपोर्ट करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। समझ रहे हो आप इस बात को? तो बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों को सपोर्ट नहीं किया था। सी राजा गोपालाचारी थे, बोस थे। तो स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस ने तो अपनी अलग से आर्मी बना ली थी, और सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी गए थे हिटलर को मिलने के लिए। इंग्लैंड के ऊपर ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जर्मनी के जो फाइटर प्लेन्स थे वो हर रोज इंग्लैंड के ऊपर जाकर बमबारी करके वापस आ जाते थे। एक टाइम ऐसा आ गया था स्टूडेंट्स कि 1943-44 तक आधा इंग्लैंड तबाह हो चुका था। बहुत बड़े लेवल पे इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि मास पॉपुलेशंस की डेथ हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो सब जल के राख हो गई थी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में। तो ग्रेट ब्रिटेन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहा था। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
हिटलर ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स डिक्लेयर्ड दैट द एम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, तो भारत आता है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कहते हैं कि हमारी कुछ पॉलिसीज हैं, हम भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आप लोग अपने देश में अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, आप ही लोग अपनी पार्लियामेंट चलाएंगे, आप लोग का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, A to Z सब कुछ आप करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडियन फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश का रहेगा। इंडिया में जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहले से ही ट्रेडिंग है, कंपनीज चल रही हैं अंग्रेजों की, अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, वो आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी उस क्रिप्स मिशन में, जिस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था, गांधी जी कहते टर्म दिस प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। तो ये जब प्रपोजल रखा स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने, तो महात्मा गांधी कहते हैं भी ये हमको जस्ट एक ऐसा लालच दे रहा है जिससे आप कह सकते हो कि एक ऐसे दिवालिया बैंक का, क्रैशिंग बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो किसी काम का नहीं है। तो गांधी जी ने ये टर्म उस टाइम पे यूज़ किया था, और इस टर्म को यूज़ करने के बाद वो इस क्रिप्स मिशन का खंडन करते हैं, इसको खारिज कर देते हैं, ठीक है जी। मतलब इसका सभी जो है सब लोग इससे विड्रॉ कर देते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के लीडर होते हैं वो भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई बात नहीं बनती, कि हम तो पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और आप जो है डोमिनियन स्टेटस के पे ही रुके हुए अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इन इंडिया इट वाज द अर्लीस्ट पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यस। तो हम जो है इंडियंस, हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, तो जो बात की अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, जो क्रिप्स मिशन है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की जो भी पॉलिसीज़ थी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ थी, चाहे वो आप कह सकते हो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ थी, वो सब रद्द हो जाती हैं, उसको कोई भी नहीं मानता इंडिया में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आगे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इंडिया की आज़ादी को लेकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राजा गोपालाचारी फॉर्मूला। स्टूडेंट्स जब क्रिप्स मिशन फेल होता है तो उसके बाद जो सी राजा गोपालाचारी थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि सी राजा गोपालाचारी बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी बाद में, जो हमारा लेक्चर है लाइक फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज़ में, ठीक है। उसमें हम महात्मा गांधी जी के बारे में, सी राजा गोपालाचारी के बारे में, ठीक है। पूरा नाम राजा गोपालाचारी, इनको शॉर्ट फॉर्म में राजा भी बुलाते थे, ठीक है, लेकिन इनका कंप्लीट नेम था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। अब जो राजा गोपालाचारी फॉर्मूला था, इट वाज इन 1944। इसमें क्या कहा गया था, बेसिकली ये अपना एक अलग से कमीशन बैठाते हैं सी राजा गोपालाचारी, इनको काम सौंपा जाता है कि आप बनाइए कि मुस्लिम्स के लिए जो है एक सेपरेट नेशन की डिमांड काफ़ी पहले से उठ रही है, ठीक है। जो लियाकत अली हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, वो एक सेपरेट नेशन और टू नेशन की थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है, अपने लिए अलग देश, और इंडिया में इसीलिए एक दो देशों को बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस दे अपॉइंटेड कमीशन फॉर डिमार्केशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन अ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट, ईस्ट, ये साउथ, डायरेक्शन सेंस आप सबको पता होती है ना। तो भाई हमारा पंजाब कहाँ पे है, पंजाब भी नॉर्थ वेस्ट वाली साइड ही है, ठीक है, वैसे नॉर्थ में पड़ता है पंजाब। अब पंजाब की बात करें, पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस सारे रीजन को हम क्या कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मैंने आपको पहले भी बता रखा स्टूडेंट्स। सो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन और जो ईस्ट वाला पोर्शन था, मीन्स बंगाल वाला पोर्शन, सी राजा गोपालाचारी ने कहा
कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पर हम टू नेशन थ्योरी के ऊपर सोच सकते हैं और इनके लिए एक अलग नेशन बना सकते हैं। वो भी कैसे? बाय द मेजॉरिटी, बाय द प्लेबिसाइट वुड बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार लोगों को इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट होता है जनमत करवाना, लाइक लोगों से पूछना क्या लोग चाहते भी हैं। जैसे ऊपर के लीडर्स तो कह रहे हैं कि जी अलग देश होना चाहिए, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा है, लियाकत अली कह रहा है, या हिंदू महासभा के कुछ लीडर्स कह रहे थे, या कुछ लीडर कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे थे कि टू नेशन थ्योरी की बात चल रही है। क्या लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, तो प्लेबिसाइट कराया जाए और प्लेबिसाइट के बाद एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, लाइक कि जो लोग अडल्ट हैं, लाइक जो 18 ईयर से ऊपर के हैं। पहले एडल्ट सफरेज की डेफिनेशन अलग थी, पहले 21 साल से उम्र वाला ऊपर की एज वाला पर्सन, 21 साल से ऊपर की उम्र वाला व्यक्ति ही वोट डालने का राइट रखता था। फिर बाद में राजीव गांधी के टाइम पे इसको चेंज करके 18 साल कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर्स है। सो 18 ईयर ओल्ड पर्सन जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में आता है, ठीक है जी। तो एडल्ट सफरेज में आ गई बात कि लोगों से पूछा जाए, उनसे वोटिंग कराई जाए, उनसे जनमत कराया जाए, तब जाकर उनसे राय ली जाए। लेकिन जिन्ना इसके खिलाफ था। जिन्ना कहता है कि हमने ऑलरेडी जो है अगर टू नेशन थ्योरी की बात हम कर बैठे हैं, हम सब कुछ सारा का सारा डिज़ाइन बना बैठे हैं, तो कहते हैं आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये राजा गोपालाचारी फॉर्मूला था, आपको पता होना चाहिए कि क्या था। श्री राजा गोपालाचारी कौन थे? बहुत बड़े लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी जी पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, वैसे ही साउथ इंडिया में श्री राजा गोपालाचारी बहुत बड़े लीडर थे। इन्होंने अपने लेवल पे साउथ इंडिया में सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवल प्लान से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट हमने गवर्नर जनरल जो किए उनमें भी मैंने आपको बताया था लॉर्ड वेवल के बारे में। लॉर्ड वेवल 1945 में इंडिया का वाइसरॉय था, ठीक है जी। तो शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। उस समय अंग्रेजों की आप कह सकते हो शिमला शहर ही अंग्रेजों ने बसाया, ठीक है। शिमला हो गया, मैक्लोडगंज हो गया, डलहौजी हो गया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के नेम से हमने पढ़ा था ना उस टाइम पे। कैपिटल वो अपनी डलहौजी कर देता है, हिमाचल में ले जाता है, ठीक है जी। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी स्टूडेंट्स प्रपोज्ड बाय लॉर्ड वेवल। शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? जो लॉर्ड वेवल था 1945 आते आते अंग्रेज सीधे हो गए थे। अब 1945 वही वाला ईयर है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। और आप ये कह सकते हो कि इंग्लैंड का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था, अब तक इंग्लैंड ने जितना भी पूरी दुनिया से एक्सप्लॉइट करके एक्सप्लॉइटेशन कर करके जो है, आप ये कह सकते हो कि इंग्लैंड ने जितना भी पैसा कमाया था वो सब पैसा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बह चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इंग्लैंड पार्लियामेंट में इंग्लैंड की गवर्नमेंट और वहाँ की क्वीन खुद डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम इन कंट्रीज़ का खर्चा कैसे उठाएंगे। इसीलिए तो अंग्रेजों ने देशों जिस समय पे इंडिया फ्री हुआ है, लगभग अंग्रेजों ने बाकी देशों को भी उसी समय पे फ्री किया था, ठीक है। इंडिया और इंडिया से के आसपास, और जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद 1948-49 में जाके बाकी देश भी आज़ाद होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। श्रीलंका हमसे बाद में आज़ाद हुआ, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सभी कंट्रीज़ को क्यों लिबरेट किया जा रहा है, सभी कंट्री को फ्रीडम क्यों दी जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड उस सिचुएशन में नहीं रहा कि किसी दूसरी कंट्री का खर्चा उठा सके। अब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी तो इंडिया का खर्चा भी तो उठा रही थी, इंडिया में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनका खर्चा भी उठा रही थी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी, वेवल प्लान क्या था। अब वेवल ने कहा जी, दे प्रपोज अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद ओनली इंडियन मेंबर्स। कितनी बड़ी बात है। कहते जी अब जो आप लोगों की पार्लियामेंट होगी, आप लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी,
वहाँ पर जो उस काउंसिल के मेंबर होंगे वो कौन होंगे, सभी के सभी इंडियंस होंगे, ठीक है जी। बट फिर भी नहीं पीछे हट रहे थे। वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ जो होगा कहते वो अंग्रेज होंगे। मतलब वाइसरॉय कहते भारत से नहीं जाएगा। अंग्रेजों की सोच ये थी, जो हमारे देश का आज राष्ट्रपति भवन है वो वाइसरॉयज ने अपने रहने के लिए बनवाया था, अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनवाया था। तो वेवल कहता है जी वाइसरॉय हो गया और कमांडर इन चीफ हो गया। कमांडर इन चीफ कौन होता है स्टूडेंट्स? लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि एयरफोर्स, आर्मी का हेड, ठीक है जी, एयरफोर्स के हेड और नेवी के हेड, ठीक है, तो वो कमांडर इन चीफ्स में आ जाते थे, ठीक है जी। आज की डेट में जो सुप्रीम कमांडर है हमारे देश के, जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो आज हमारे राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वही कमांडर इन चीफ हैं, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ और वाइसरॉय जो है कहते हैं वो नहीं देश से जाएंगे एंड उनके पावर बनी रहेगी, ठीक है। सो जो इंडियन मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है, एंड वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ वुड ओनली द नॉन इंडियन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। और काउंसिल में सिर्फ 2 ही नॉन इंडियन मेंबर होंगे, एक तो वाइसरॉय बैठ सकेगा और कमांडर इन चीफ बैठ सकेगा, बाकी सब इंडियन होंगे, आप ही लोग अपने देश को चलाओगे, ठीक है जी। तो ऐसा उस टाइम पे अंग्रेजों ने कहा, लेकिन ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, ठीक है जी, शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया क्योंकि ये प्रस्ताव उनको मंजूर नहीं था। उसके बाद भारत भेजते हैं जी कैबिनेट मिशन प्लान। क्लेमेंट एटली भारत भेजता है 3 बड़े ऑफिसर्स को 1946 में, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें भारत कौन कौन से अंग्रेज ऑफिसर्स को पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था, ठीक है, ऐसे भी आगे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। They came India for negotiate and peacefully transfer of power to Indians। कहते जी ये भारत आते हैं, समझौते की बात करने के लिए आते हैं और सारी की सारी पावर्स इंडियंस को ट्रांसफ़र करने की बात करने के लिए आते हैं। अब अंग्रेज कह रहे थे कि हम भारत से अपनी सारी सेटलमेंट्स जो हैं इंडिया में छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, इतने तक टाइम दे दिया था कि जी 1947 तक, अगले आने वाले 1 साल तक हम देश छोड़कर चले जाएंगे और आपको अपनी इंटीरियम गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, आपको अपने देश को चलाना आ जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडर्स, मुस्लिम पार्टी के लीडर्स मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ और समर्थक इस कैबिनेट मिशन प्लान से नामंजूर रहते हैं। कहते जी कैबिनेट मिशन प्लान ने मुस्लिम्स के लिए तो कोई बात ही नहीं की, कैबिनेट मिशन प्लान ने तो ये कहा ही नहीं कि उनके लिए एक अलग नेशन होना चाहिए, उनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, ये कुछ तो बात वो कर ही नहीं रहे हैं। तो अब इस बात को लेते हुए कैबिनेट मिशन प्लान को अब बेसिकली अगर कैबिनेट मिशन आया भारत तो मुस्लिम लीग की भी मंजूरी ज़रूरी है, कांग्रेस पार्टी की मंजूरी ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे दोनों डोमिनेंट पार्टीज थी, ठीक है, और अगर एक पार्टी ने वोट नहीं डाला तो मतलब मंजूरी नहीं दी जाएगी उस चीज़ को, ठीक है। तो 2 नेशन थ्योरी पे ही अड़े हुए थे, ठीक है। इवन मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था या तो अगर देश का पहला प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए, ठीक है, पावर्स जो है मुस्लिम लीग को दी जानी चाहिए ज़्यादा, इक्वलेंट पावर डिवाइड हो, कांग्रेस पार्टी को भी बराबर की पावर दी जाए, मुस्लिम लीग को भी बराबर की पावर दी जाए। लेकिन इन बातों को लेके जो है अंग्रेज समझ गए कि जी ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो जाता है और भारत से ये तीनों चले जाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेसिक पॉइंट, ठीक है कि आपको इनके नेम पता होने चाहिए। देन उसके बाद जब ये इंसिडेंट होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो जिन्ना अपना डायरेक्ट एक्शन प्लान करता है 16 अगस्त 1946 को। स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्शन प्लान क्या था? बेसिकली 293 सीट्स में से 209 से भी ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ले जाती है, ठीक है, और उसके बाद होता क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना सभी मुस्लिम्स को
इस चीज़ की एग्रेशन में ले आता है, कहता है देखो कांग्रेस पार्टी नॉमिनेट कर रही है हम लोगों को, ठीक है, हमसे ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो हमको जो है डायरेक्ट एक्शन प्लान करना चाहिए, अपनी डिमांड्स को, अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको मनवाना चाहिए। तो उस चीज़ को लेके जिन्ना जो है डायरेक्ट एक्शन प्लान करता है 16 अगस्त 1946 को। और इस डायरेक्ट एक्शन प्लान में क्या था स्टूडेंट्स, कैलकाटा जैसे कई सारे, कलकत्ता में बहुत बड़े लेवल पे, जैसे बंगाल बहुत बड़ा रीजन था, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, तो जो नया ईस्ट बंगाल बना था और जो अपनी इंडिया की स्टेट है वेस्ट बंगाल, स्पेशली बंगाल की कई सारी स्टेट्स में, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा कलकत्ता में कई प्लेसेस पे रिवॉल्ट्स शुरू हो चुके थे, कई प्लेसेस पे दंगे शुरू हो चुके थे। तो डिमांड यही थी कि सेपरेट नेशन दो, ठीक है, एक अलग कंट्री की बात हो रही थी। देन उसके बाद भारत भेजा जाता है माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान से फेमस था, इसको 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून प्लान क्यों, 3 जून को जो है माउंटबेटन जब भारत आता है तो 3 जून को जो है 2 नेशन थ्योरी के लिए, ठीक है, सर रेडक्लिफ, जो रेडक्लिफ अंग्रेज अफसर था, उसको कहता है जी आप बनाओ, बाउंड्री बनाओ प्रॉपर, इस मैप इंडिया के मैप में से कैसे अलग नेशन बनने चाहिए, इस चीज़ की बात होती है, ठीक है। सो लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन देश का आखिरी वाइसरॉय, और जब देश आज़ाद होता है उस टाइम पे भी इंडिया का वाइसरॉय यही होता है, और फ्री इंडिया का पहला वाइसरॉय भी आप कह सकते हो। कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। देन मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना था, और लियाकत अली जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो था, जैसे जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जो जिन्ना था वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, ठीक है, 6 महीने के लिए जो है 6-8 महीने के लिए वहाँ का वाइसरॉय कह सकते हो या गवर्नर जनरल प्रॉपरली कह सकते हो। तो पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना बनता है, फ्री जब एक अलग नेशन बनाया जाता है। तो ये अलग सेपरेट नेशन की थ्योरी जो है बहुत पहले से चल रही थी, अभी आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और सेकंड थिंग, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन बनती है, उस बाउंड्री का नेम आपको पता होना चाहिए, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है जी। अब जैसे कि इधर बन गया था आपका, ये हो गया था आपका वेस्ट पाकिस्तान, और इस साइड आपका था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान इधर था, वेस्ट पाकिस्तान उधर था। इस एरिया में भी मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, यहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। तो जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे उस रीजन को जो है पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो माउंटबेटन होता है वो कहता है जी ऑन एयर जो है डिक्लेयर कर दो। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये 1971 की लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें कि इसको आज़ाद कराया जाता है वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंस से, और एक अलग नेशन डिक्लेयर किया जाता है बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इम्पॉर्टेंट इंडिया के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, फेमस लीडर हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी, ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस, तो काफ़ी सारे लीडर्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इनके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं।
और स्टूडेंट्स इसकी मैं PDF फाइल आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा. सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन. थैंक यू.